नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी यानी 68वीं बीपीएससी जिसकी प्रारंभिक परीक्षा या पीटी एग्ज़ाम 12 फरवरी 2023 को हुआ है, उसके 120 प्रश्नों को यानी सामान्य अध्ययन के 150 प्रश्नों को देखते हैं व्याख्या सहित कि 68वीं बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और यह उपयोगी हो सकता है 14 मई 2023 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य समृद्ध प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो 14 मई 2023 को आयोजित की जानी है उसके लिए उपयोगी साबित हो सकता है या इससे आगे आने वाली अन्य परीक्षाओं के लिए भी यह महत्वपूर्ण उपयोगी साबित हो सकता है। इन प्रश्नों की व्याख्या उन प्रश्नों को देखने से एक अनुमान लगाया जा सकता है और इसमें पूछे गए करेंट्स या जो भी टॉपिक हो इतिहास के लिए, भूगोल के लिए और अन्य टॉपिक जो संबंधित हैं वो अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न है कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे हैं। इसका आंसर सी है। यानी बीपीएससी में आपके 5 विकल्प होते हैं तो इसमें जो आंसर इसका सी है यानी कार्टिलेज। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या है? तो कार्टिलेज जो आपका है हमारे शरीर में ऊतकों के समूह को कार्टिलेज कहते हैं। यह हमारी मज्ज में स्थापित कॉन्ड्रोसाइट कोशिकाओं से बने होते हैं। कार्टिलेज की संरचना के अनुसार ये कोलेजन या फिर एस्टालिन के बने होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं: हाइड्रिन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज। ये जो पाए जाते हैं यानी जो कार्टिलेज पाए जाते हैं ये नाक में, पंजर में, इंटरवर्टिकल डिस्क में, कान में यानी इत्यादि में ये जो कार्टिलेज पाए जाते हैं यानी कंकाल के वे हिस्से हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं तो ये आपके कार्टिलेज होते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर स्पेस एक साथ रहते हैं। इसका आंसर जो आपका है ए है शैवाल और कवक। यानी कहने का सही हुआ कि लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इसका आंसर ए है। ज्ञातव्य है कि वायु प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव लाइकेन पर पड़ता है क्योंकि ये बड़े संवेदनशील होते हैं जो कि प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। जो लाइकेन हैं वो आपके प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करते हैं। लाइकेन पेड़ों की छालों पर उगे हुए होते हैं। लाइकेन का निर्माण कवक, शैवाल तथा कवक द्वारा होता है। यहाँ पर जो संदर्भित है कि जो लाइकेन का निर्माण होता है वह शैवाल व कवक के द्वारा होता है। लाइकेन्स निम्न श्रेणी की ऐसी छोटी वनस्पतियों का एक समूह है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी हैं, इसलिए नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। तो ये आपका व्याख्या रहा लाइकेन्स के बारे में। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है। इसका आंसर बी है अधः स्तर के साथ एक कोण पर। इसका व्याख्या देखते हैं। मादा एनोफिलीज जो आपका है यह क्या चीज़ है? मादा एनोफिलीज एक ऐसा मच्छर है जो मलेरिया रोग का वाहक कहा जाता है। यह मच्छर नमी युक्त गर्म और अंधेरे स्थानों पर अक्सर प्रजनन करता है। रंग इसका हल्का बादामी होता है। शरीर बेलनाकार, टांगे बड़ी और बड़ी ही कोमल प्रतीत होती हैं। जबकि मादा क्यूलेक्स जो आपका है ये काटने से फाइलेरिया रोग होता है और फाइलेरिया एक कृमि जनित मच्छर से फैलने वाला रोग है और मादा क्यूलेक्स जो है गंदे एवं रुके पानी में पनपते हैं। ये दोनों में डिफरेंस हुआ और इनको अलग करने का जो कारण है वो अधः स्तर के एक कोण पर होने के कारण भी इनको अलग किया जा सकता है। चौथे नंबर प्रश्न देखते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है। इसका आंसर सी है लिम्फोसाइट। इसकी व्याख्या देखते हैं। लिम्फोसाइट शरीर में मौजूद सफेद रक्त कोशिकाएं यानी WBC व्हाइट ब्लड कार्पल्स होती हैं जो मानव शरीर में प्रवेश करने वाले संक्रमण और अन्य वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। यानी लिम्फोसाइट जो होता है इसका जो है रेशियो समान रहना चाहिए, अर्थात इसके बढ़ने से भी दिक्कत होती है और कम होने पर भी शरीर में रोग होता है। तो बढ़ने से लिम्फोमास या ल्यूकीमिया हो जाता है और नियोप्लास्टिक लिम्फोसाइट या माइक्रोफेमस के बढ़ने से हो सकता है। इससे स्तन कैंसर, लंग कैंसर, पेट या अतड़ियों का कैंसर होता है। कम होने पर भी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होती है। कम होने पर स्वस्थ कोशिकाएं जो आपका RBC है, WBC व प्लेटलेट्स हैं अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं और इसका जो मानक है वह इस प्रकार से है। यानी मानक के अंतर्गत यह एडल्ट में 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 1000 से 4800 आपके जो यह लिम्फोसाइट्स होने चाहिए और बच्चों में यह जो है 1 माइक्रोलीटर ब्लड में 3000 से 9500 के बीच में लिम्फोसाइट पाया जाता है और WBC का लगभग 20 से 40% जो होता है वो लिम्फोसाइट होता है। नेक्स्ट 5वें प्रश्न को देखते हैं। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका जो आंसर है 5वें का ए ही गलत है। यानी ए गलत का मतलब मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यह गलत है। शेष 2 इसके सही हैं यानी बी और सी सही हैं। यानी मांसपेशियां जो हैं मांसपेशियां जोड़े में काम आती हैं, सही है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती हैं, ये भी सही है। जबकि पहला गलत है, मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, यह गलत है। 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां आपका है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां
काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती हैं वह प्रतिबिंब कैसा होगा? इसका आंसर ए है, यानी कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा इससे, यानी इसका आंसर ए है। छठवें का आंसर ए है, कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा इससे। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? इसका आंसर सी है, ध्वनि की तरंगदैर्घ्य के द्वारा। इसकी व्याख्या देखते हैं तो तीव्रता जो है, तीव्रता माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा के बराबर होता है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने वाले का मात्रक बेल होता है, यानी ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक बेल होता है। ये नोटेड पॉइंट है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट पर मीटर स्क्वायर में व्यक्त किया जाता है। बेल एक बड़ा मात्रक है तो व्यवहार में से छोटा मात्रक डेसीबेल यानी डीबी प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है, यानी बेल का 10वां भाग डीबी या डेसीबेल होता है। ध्वनि की तीव्रता स्रोत से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, आवृत्ति के वर्ग के अनुक्रमानुपाती तथा माध्यम के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि के तरंगदैर्घ्य के द्वारा, यानी सी वाला इसका आंसर सही है। चूंकि हम जानते हैं कि ध्वनि की तीव्रता यानी आवृत्ति जो होता है वह तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी n प्रोपोर्शनल 1/λ होता है, या n λ इक्वल टू 1 कह सकते हैं इसको। तो जो तीव्रता है आपका या ध्वनि की आवृत्ति जो है वह, यदि आवृत्ति ज़्यादा होगी तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम होगी, तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा तो आवृत्ति कम हो जाएगी। तो आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य में यह संबंध होता है। तो जो ध्वनि की तीक्ष्णता है वह ध्वनि के तरंगदैर्घ्य द्वारा निर्धारित होता है। 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका आंसर बी है, यानी फोटोवोल्टिक सेल। ये फोटोवोल्टिक सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण के डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे बेस्ट है, अच्छा है, जो सौर ऊर्जा या सूर्य की ऊर्जा जो है उसके आधारित फोटोवोल्टिक सेल कार्य करता है। 9वां प्रश्न देखते हैं। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? 9वें का आंसर ए है, रोलिंग घर्षण के लिए। 10वां प्रश्न देखते हैं। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों के पीछे को खींचता है, या गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? इसका आंसर ए है, संवेग परिवर्तन की दर में, यानी संवेग परिवर्तन में दर के कारण जो है गोलकीपर को इस प्रकार से सक्षम बनाता है। यह जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन के द्वितीय गति नियम के आधार पर कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की जो दर होती है, यानी किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो जो संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो यह इसकी व्याख्या करता है। कह सकते हैं इसमें F इक्वल टू ma, यानी द्रव्यमान गुणित त्वरण। यह न्यूटन का गति संबंधित द्वितीय नियम या सेकेंड लॉ है। 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? इसका आंसर सी है, अल्फा कण, यानी अल्फा कण पॉजिटिव होता है जबकि बीटा कण जो होता है निगेटिव होता है। बीटा कण निगेटिव होता है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर बी है, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। इसमें जो आपका केंद्राभिमुखी बल उसकी व्याख्या है अभिकेंद्री बल के रूप में, या सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर लगता है, इस बल को ही अभिकेंद्री बल कहते हैं। इस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। यदि कोई वस्तु यम द्रव्यमान का पिंड भी चाल से r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर चल रहा हो तो उस पर कार्यकारी वृत्त के केंद्र की ओर आवश्यक अभिकेंद्री बल या केंद्रामुखी बल जो होगा F इक्वल टू जो होगा mv²/r होता है। 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसका आंसर यही है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा। जब गतिज ऊर्जा ऊष्मा के रूप में रूपांतरित होती है तो इसमें घर्षण बल शामिल होता है। तो इसका 13 का व्याख्या है, गतिज ऊर्जा से ऊष्मा के रूप में, यानी ए इसका आंसर सही है। 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है आपका ये है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री यानी किस ओर मुड़ेंगे? वह इसको उल्टा मुड़ेंगे, अर्थात इसका आंसर सी होगा, बाईं ओर झुकेंगे। यानी ए जो है आपकी अचानक दाईं ओर और एक तेज मोड़ लेती है, ये इसके उल्टा यानी बाईं ओर ये झुक जाएंगे। यह जो आपका है न्यूटन का तृतीय गति नियम से संबंधित है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। यानी न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वह कहता है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसी आधार पर जो अन्य एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बंदूक से गोली चलने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना, नाव के किनारे पर कूदने पर नाव को पीछे की ओर हट जाना, और रॉकेट को उड़ाने में यही न्यूटन के गति के तृतीय नियम का ही प्रयोग होता है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर यानी जितना वस्तु पर बल लगाएंगे प्रतिक्रिया में वस्तु भी उस पर बल लगाती है, यानी क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल बराबर होता है। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है, वह स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता, ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका आंसर यही है, ए इसका है, आंसर इसका ए है, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को लाना। ये इसका आंसर है ए।
नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल, यानी जो आपका जल है या तरल पदार्थ है। क्योंकि हम जानते हैं पदार्थ की मुख्यतः तीन अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ मुख्यतः तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में। तो पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है उसकी ये व्याख्या कर रहा है, यानी उसका यह दिया हुआ पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है मिट्टी का तेल, यानी द्रव अवस्था में, क्योंकि द्रव को जिस पात्र में रखेंगे वो उसी आकार का हो जाएगा, परंतु उसका आयतन निश्चित रहेगा। 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अपक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण है, इसका जो आंसर है वो बी है, यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, यानी Al2O3 और JdNO। ये जो आपके हैं उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? इसके जो आंसर है वह डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये सभी करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करती है और मीथेन भी करती हैं। यानी इसमें प्रमुख रूप से ग्रीन हाउस गैसों को देखा जाए तो जलवाष्प फर्स्ट पोजीशन पर है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। यानी मुख्य रूप से छः जो गैसें हैं, मुख्य रूप से छः गैसें जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है यह आपके ग्रीन हाउस गैसें या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट से अपक्रिया करके CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है, यानी इसका आंसर जो है बी है। 20वें प्रश्न को देखते हैं। यानी यह आपका दिया हुआ है को कौन सा अम्ल कहा जाता है? इसका आंसर बी है, आक्जेलिक अम्ल, यानी ये जो आपका है आक्जेलिक अम्ल का सूत्र लिखा हुआ है। यहाँ पर अम्ल के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य के रूप में होता है, या फिर अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन देता है, या फिर अम्ल वे पदार्थ हैं जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखते हैं, था जो प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो संदर्भित प्रश्न में आक्जेलिक अम्ल है, इसका उपयोग जो होता है कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए आक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। और ये भी उल्लेखनीय है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जली विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। और खाने के काम में आने वाले कुछ अम्ल जैसे होते हैं, जैसे खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सोडा वाटर एवं अन्य पेय पदार्थ में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, नींबू एवं नारंगी में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। खाना पचाने में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या HCl अम्ल का प्रयोग होता है। जबकि अम्लराज जो होता है यह तीन संबंधी एक के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। 21 नंबर देखते हैं। आपको 3 परखनलियाँ दी गई है, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य दो में, एक में अम्लीय विलयन था, दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से किसमें लाल लिटमस नीला हो जाएगा? इसका आंसर सी है, अर्थात क्षार का जो है लाल लिटमस नीला हो जाएगा। इसका आंसर सी है। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? इसका आंसर जो है आपका यही है, यानी सिरका। 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शुष्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती है? इसका आंसर सी है, यानी 23 का सी है। कोई H3O पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं होंगे, लिटमस केवल H3O पॉजिटिव आयन की उपस्थिति में ही रंग बदलता है, यानी इसका जो आंसर है वो सी है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। विषम का पता लगाइए। फल का पकना रासायनिक परिवर्तन है, सीमेंट की सेटिंग ये भी रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, अर्थात उपयुक्त में से कोई विषम नहीं है, सभी रासायनिक परिवर्तन से संबंधित हैं, यानी इसका आंसर ई है। 25वां प्रश्न देखते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कह रहा है उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये गलत है। उनके पास समान क्रिस्टल होते हैं, ये भी गलत है। उनके पास समान डिग्री कठोरता होती है, ये भी गलत है, यानी इसमें सभी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर ई सही है, ई वाला सही है। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो कार्बन के दो मुख्य अपरूपक हैं, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण यह होते हैं, यानी जो हीरा है उसका प्रमुख गुण यह आपका है कि हीरा जो होता है यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। हीरा ताप और विद्युत दोनों का ही कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो आपका है वह विद्युत का सुचालक होता है। इसके बाद आपका उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होती है, ये गलत है, ये भी गलत है। इसके बाद जो आपका हीरा है वह जो आपका है ये दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, ये किसी भी द्रव में नहीं घुलता है, इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में परमाणु भट्ठी में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्बन आर्क के रूप में किया जाता है, अर्थात जो समान उनके पास समान डिग्री कठोरता है, ये भी गलत है। और क्रिस्टल संरचना भी इनकी गलत है, क्योंकि क्रिस्टल संरचना में हीरा में जो कार्बन है वो sp3 के रूप में होता है, और जबकि ग्रेफाइट में जो कार्बन है sp2 प्रसंस्कृत या फारा में पाया जाता है। इनकी संरचना भी अलग अलग होती है। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं? तो 26 का सी है, कोशिकाओं में पानी की मात्रा, यानी कोशिकाओं में पानी की मात्रा से ही
के परिवर्तन के कारण ही रंध्र रंध्र जो होते हैं खोलते या बंद होते हैं। इसका जो आंसर है यानी 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की लाल और नीले तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करता है। इसको देखते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और यह क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जो तत्व होते हैं उसमें CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके बाद पानी यानी जल होता है, और क्लोरोफिल होता है, और साथ में सूर्य का प्रकाश होता है। इसमें ध्यान यह देना है कि जो आपका क्लोरोफिल पत्तियों में हरे रंग का वर्णक है, यानी जो क्लोरोफिल होता है यह पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है। इसके 4 घटक होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन तथा जैथोफिल। इसमें क्लोरोफिल ए एंड बी हरे रंग का होता है और ऊर्जा स्थानांतरित करता है, यह प्रकाश संश्लेषण का केंद्र होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल का जो सेंटर होगा उसमें मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वह प्रकाश में बैगनी, नीला तथा लाल रंग को ग्रहण करता है। तो यहाँ पर संदर्भित लाल और नीला है, जबकि बैगनी को भी वो ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया एक उपचयन ऑक्सीडेशन अपचयन रिडक्शन की प्रक्रिया है। इसमें जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने में, इसमें जल का जो उपचयन होता है, जल द्वारा जो होता है प्रकाश संश्लेषण में वो ऑक्सीजन बनता है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है। 28वें प्रश्न को देखते हैं, 28वें निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। इसका जो आंसर वह बी ही मेल सही नहीं है। बी का मतलब आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना, यह पेड़ का डिफिनेशन नहीं है। शेष हैं आपके, शेष जो सही है, यानी ए सही है और सी सही है। ए का मतलब पर्ण वृत्त जो है पत्ती को तने से जोड़ता है, सही है। कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो लता होती है, ये भी सही है। तो इस आधार पर बी वाला इसकी व्याख्या नहीं है, यानी सही मेल नहीं है। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, इसका कारण है। यानी 29 का जो आंसर वह सी है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है, यानी इसका कारण जो है सी है, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो होता है यह घटना होती है। तो इसका आंसर सी रहा। 20वां प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे स्व प्रतिकृति के योग्य बनाता है। इसका आंसर ए ही सही है, यानी DNA और RNA दोनों की उपस्थिति के कारण यह जो होता है स्व प्रतिकृति के योग्य बनता है क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पर संक्षेप में DNA और RNA में मुख्य अंतर देखते हैं, तो DNA में जो आपका होता है वह डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, जबकि RNA में जो होती है राइबोज शर्करा होती है। DNA में जो होता है एडिनिन, यानी बेस ग्रुप में एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन एवं साइटोसिन होते हैं, और जबकि RNA में बेस ग्रुप में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। यानी जो थायमिन DNA में पाया जाता है वह RNA में नहीं होता है, RNA में उसकी जगह यूरेसिल होता है। और DNA का जो यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, जबकि RNA जो होता है यह केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह से ये 30 प्रश्न रहे 68वीं BPSC में पूछे गए विज्ञान से संबंधित 3 प्रश्नों को हमने देखा और उसकी व्याख्या की। नेक्स्ट टॉपिक जो होंगे, यानी आपके जो है समसामयिक घटनाओं पर एक वीडियो हम बना ही चुके हैं, उसको आप देख सकते हैं। भारत एवं विश्व भूगोल का अलग से बनाएंगे इस पर आधारित, और इतिहास का भारतीय राजनीति एवं शासन व्यवस्था पर बनाया जाएगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर, पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधित जो भी टॉपिक है, हर एक पर एक वीडियो, छोटी छोटी वीडियो बनाकर इस पर अपलोड की जाएगी। तो इसमें जो 30 प्रश्न रहे वो विज्ञान से संबंधित रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।